हेलो एवरीवन, आज हम फिर से आए हैं एचएपी पढ़ने। हम एचएपी 2 डिस्कस कर रहे हैं। एचएपी जो सेकंड सेम में आपके आता है, उसमें हम सेकंड चैप्टर डिस्कस करते हैं जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड था। तो उसमें हम ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पढ़ रहे हैं। तो हम आज इससे पहले काफी सारे लेक्चर्स में हमने 3-4 लेक्चर्स पहले बनाए हैं बाकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स के। तो आप वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, वो आप देख लेना। बाकी हम यहाँ से आज डायंसेफेलॉन स्टार्ट करेंगे, जो कि ब्रेन का फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें क्या होता है एंडोक्राइन सिस्टम के साथ जो मिलके कोऑर्डिनेट करके एक रेगुलेट करते हैं पूरी की पूरी बॉडी की कंट्रोलिंग सिस्टम को। वो चारों के चारों पढ़ेंगे हम, उसमें उसके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ेंगे जैसे एचएपीएम में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसा कि डायंसेफेलॉन के बारे में मैंने पहले बताया कि मतलब ब्रेन का पार्ट है, और ये कहाँ पे होता है, सेरिब्रम से ब्रेन स्टेम तक फैला हुआ होता है। मतलब वो बीच में एकदम प्रेजेंट होता है। लाइक जैसे पपाया की सीड्स, या फिर लाइक जिसमें सबसे सेंटर्ड में सीड्स होती हैं, उसका कोकोनट जैसा स्ट्रक्चर अगर समझ ले तो कोकोनट के सबसे बीच जो सेंटर होगा वहां पे, तो ऐसा ही कुछ है। ठीक है, इट्स सराउंडेड सराउंड द थर्ड वेंट्रिकल। जो थर्ड वेंट्रिकल हमने पढ़ा, उसका पोजिशनिंग पढ़ा, वो उसको सराउंड करता है। एंड उसमें 4 पार्ट्स होते हैं डायंसेफेलॉन के। ठीक है, थैलेमस हो गया, एपिथैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, सबथैलेमस हो गया। ये 4 पार्ट है। ये 4 पार्ट मेनली कभी कभी हम कभी कभी क्या हमेशा ही जब हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं, उसमें इसको एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ते हैं। तो इनका एक कोऑर्डिनेशन का काम है कि मतलब ये क्या नाम है, जितने भी सिक्रीशन होती है जो बॉडी में, उसको रेगुलेट करते हैं, उसको हेल्प कराते हैं कैसे कब सिक्रीट करना है। बॉडी इस समय कमांड लेती है यहाँ से। तो इसकी हम अभी पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये डायग्राम में, यहाँ से हम लोकेशंस जानेंगे, बाकी चारों में एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, मेनली हमारा फोकस ये रहेगा कि एक साथ और इसी लेक्चर में हम इस पूरे डायंसेफेलॉन को खत्म कर दें। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसकी पोजिशनिंग, थैलेमस यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, और ये ये साइड में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है। ठीक है, ये 2 थैलेमस हो गए। उसके बाद ये देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये सब थैलेमस प्रेजेंट है। यहीं पे वेंट्रिकल्स वगैरह होती हैं। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल और नीचे आके फोर्थ वेंट्रिकल, वो सब यहीं पे होता है। ठीक है, और एक आपका यहाँ पे ये 2 में पीनियल बॉडी और हैबनुलर न्यूक्लियस मिला के एक एपिथैलेमस यहाँ पे। मतलब ये एपिथैलेमस, ये सबथैलेमस, और ये थैलेमस, और ये हाइपोथैलेमस। अब यहाँ पे पोजिशनिंग अगर आप देखेंगे तो सेरिब्रम के जस्ट नीचे कौन सा पड़ता है, थैलेमस यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये भी कुछ वहां पे है, बट यहाँ पे सेरिब्रम प्रेजेंट है, सेरिब्रम प्रेजेंट है, तो वो उसके बीच में है। ठीक है, ये जो फिशर है उसके जस्ट बगल में। पोजिशनिंग आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके जो ब्रेन स्टेम का पार्ट है उसके ऊपर आता है, थर्ड वेंट्रिकल के आसपास आता है। और ये हाइपोथैलेमस अगर आप देखेंगे तो जस्ट आगे की तरफ पे, सेरिब्रम के जस्ट पास में। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा उसकी लोकेशनिंग, कहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है। ये कहीं ना कहीं एनाटॉमी में आपकी हेल्प करेगा एग्जाम टाइम में लिखने के लिए या समझने के लिए कि उसकी पोजिशनिंग कहाँ पे है। ठीक है, ये 4 चीजें हो गई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। अभी बाकी हम पढ़ते हैं इसके बारे में, थैलेमस के बारे में। थैलेमस क्या है, बहुत ही मेजर पोर्शन है किस चीज का, डायंसेफेलॉन का। इसका मेजर पोर्शन है ये डायंसेफेलॉन। थैलेमस जो है वो क्या होता है, बहुत मेजर पोर्शन जो होता है, जो मेजर पोर्शन होता है डायंसेफेलॉन का, उसको कवर अप करता है अराउंड 80%। जो डायंसेफेलॉन है उसका 80% जो क्या होता है वो थैलेमस होता है। ठीक है, इसको 2 हॉल्स में डिवाइड करते हैं। और दोनों क्या होता है, ओवल शेप का होता है, और किसका बना होता है, ग्रे मैटर का बना होता है। हमने पढ़ा ना व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर, हमने पूरे उसमें पढ़ा, और बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में जाने रखिएगा और ये चीज याद रखिएगा ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर के बारे में। ठीक है, हॉल शेप का होता है, हॉल 2 हॉल होते हैं। ठीक है, शेप इसका कैसा होता है, ओवल शेप का होता है, और किसके बने होते हैं, ग्रे मैटर के। ठीक है, और इसमें क्या होता है, दोनों जो हॉल्स होते हैं उसको राइट एंड लेफ्ट करके डिवाइड कर दिया जाता है, और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाई इंटरमीडिएट मासेस से। ठीक है, और इसको मतलब एक तरीके का ब्रिज होता है, मतलब जैसे 2 अलग अलग जमीन के टुकड़े हैं, वहां पे अलग अलग चीजें हैं, तो दोनों के बीच में एक ब्रिज बना दो, मतलब वो ब्रिज से दोनों कनेक्टेड हो गए। तो इंटरमीडिएट मासेस जो होता है वो कहीं ना कहीं ग्रे मैटर का एक ब्रिज होता है जो दोनों के दोनों पोर्शंस को कनेक्ट करता है। वहां पे व्हाइट मैटर भी प्रेजेंट होता है। तो व्हाइट मैटर क्या करता है, व्हाइट मैटर वाई शेप में प्रेजेंट, वाई शेप की एक सीट में प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, इंटरनल मेडुलरी लैमिनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटर मेडुलरी लैमिनिया बोलते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, फिर उसके बाद ग्रे मैटर जो होता है वो लेफ्ट राइट थैलेमस को डिवाइड कर देता है। बाकी ये उसका एक मिडिल पार्ट है। आप हमेशा ध्यान देंगे कि ग्रे मैटर हमेशा आउटर कवरिंग होती है और व्हाइट मैटर उसके अंदर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा थैलेमस।
कि थैलेमस कैसा होता है, क्या होता है, उसके शेप एंड साइज के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अभी यहाँ पे दो तरीके के हॉल्स डिवाइड है, मतलब उनके फंक्शंस के बेस पे यहाँ पे देखेंगे एंटीरियर न्यूक्लिया प्रेजेंट है और मीडियल न्यूक्लिया प्रेजेंट है। ठीक है, फिर लेटरल न्यूक्लिया है, फिर वेंट्रल ग्रुप है। ठीक है, ये अगर आप देखेंगे, फिर उसके बाद इंट्रालैमिनर न्यूक्लिया है। यहाँ पे इतने सारे न्यूक्लिया थैलेमस में प्रेजेंट होते हैं जिनका अलग अलग रोल होता है। अगर आप देखेंगे तो जैसे हम एक दो पॉइंट्स पढ़ ले अगर अच्छे से, तो जैसे एंटीरियर न्यूक्लिया है, वो क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेस और मेमोरी एंड इमोशंस के रेगुलेशंस में काफी ज्यादा हेल्प करता है। फिर उसके बाद मीडियल न्यूक्लिया हो गया, वो क्या करता है, इमोशंस, लर्निंग और मेमोरी जैसी चीजें जो होती है उसके रेगुलेशन और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे अवेयरनेस हो गया, कॉग्निशन हो गया। कॉग्निशन मतलब जैसे कि कोई चीज याद रह जाना, रिकॉग्निशन। तो कॉग्निशन मतलब जो आपने पढ़ा वो चीज कैप्चर रह जाना, समझे। तो फिर उसके बाद लेटरल वेंट्रिकल्स आती है। लेटरल वेंट्रिकल्स में क्या होता है, लेटरल डोरासल न्यूक्लियस होता है, जो क्या करता है, इमोशनल एक्सप्रेशंस जो आपके निकलते हैं, जस्ट लाइक वो दुखी होने पे आपकी आंख पे आंसू गिरने लगते हैं, चेहरे पे मतलब एक डल वो हो जाता है, ये सारे के सारे इमोशनल जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसको रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर लेटरल पोस्टीरियर न्यूक्लियस आता है, और उसके साथ क्या होता है, बल्बिनियर न्यूक्लियस होता है, जो कि क्या कम करता है, इंटीग्रेटिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बुक खरीद लीजिएगा आप ठाकुर पब्लिकेशन की। हमारी वेबसाइट पे भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक होगा, आप वहां से बुक खरीद सकते हैं। हमने बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी बुक बनाई है कि आपको कम शब्दों में ज्यादा अच्छे से समझ में आए, और बहुत ही सिंपल बुक। तो आप वहां से जाके खरीद सकते हैं, आपको पढ़ने में इजी होगा। आप बुक लेके बैठेंगे, फिर लेक्चर कवर अप करेंगे, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद हम चलते हैं फंक्शंस ऑफ थैलेमस पे। अब जैसे फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के, कि क्या फंक्शंस होते हैं, अल्ट्रेशन वगैरह में हेल्प करता है। सो सेम चीज यहाँ पे भी है, तो वो पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, जैसे थैलेमस है, उसका मेन काम क्या है, पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन है, किसके बीच में, सब कॉर्टियल एरिया जितने भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बीच में। ठीक है, ये दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन, पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन का हेल्प होता है, मतलब मीडिएटर की तरह इन दोनों के बीच में काम करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, प्रोसेसिंग द सेंसरी इंफॉर्मेशन। जितने भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करना, फिर उसको आगे अगर फॉरवर्ड करना है तो आगे फॉरवर्ड करेगा, खुद अगर उस चीज को एनालाइज करना है तो उस चीज को एनालाइज करेगा, या फिर खुद उस चीज में कोई इंटरप्रिटेशन करनी है तो वो खुद से करेगा। ठीक है, ये सारे के सारे काम किसके, थैलेमस के हैं। उसके बाद थैलेमस क्या करता है, स्टेट ऑफ स्लीप और वेकफुलनेस को भी रेगुलेट करता है, कि मतलब कब उठना है और कब सोना है। मतलब जैसे बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में बात करते हैं ना, कि मतलब अगर आपको, बहुत लोग होते हैं 5 बजे उठना है तो वो रोज 5 बजे उठ ही जाते हैं, वो चाहे 3 बजे सोए, चाहे 4 ही बजे सोए, या फिर 6 बजे सोए, कभी भी सोए तो वो 5 बजे उठ ही जाते हैं। सो दैट इज द स्टेट ऑफ स्लीप, मतलब स्लीप जब सो रहे हैं तो कब चीजें हो रही है, कैसे हो रही है, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद वेकफुलनेस, मतलब कब उठना है, उठ के मतलब कैसे, मतलब एनर्जेटिक रहना है, वो सारी चीजें। ठीक है, ये कौन करता है, थैलेमस करता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, फिर उसके बाद कंट्रोलिंग मोटर सिस्टम ऑफ द बॉडी। मोटर सिस्टम हमने जो पढ़ा ना उसके बारे में, ऐसा जो सिस्टम जिसमें ब्रेन कमांड दे रहा है ऑर्गन को कि क्या रिस्पॉन्स लेना है, जो एक्शन वहां पे प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो मेजर रोल हो गया उस चीज का बॉडी से, कि क्या करना है, कैसे करना है, तो उसमें काफी मेजर रोल ये प्ले करता है, इन किसमें, कंट्रोलिंग द मेजर सिस्टम्स में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और एक काम जो है, उसके बाद इसमें क्या हेल्प करता है, प्राइमरी रिले सेंटर, एज अ प्राइमरी रिले सेंटर की तरह काम करता है। किसके लिए, जितने भी सेंसरी इंपल्सेस होते हैं उनके लिए। स्टेशंस मतलब इज लाइक एक हॉल्ट टाइप का, कि मतलब वहां पे चीजों का आगे वो बढ़ेगा या फिर वहां पे रुकेगा, ये सारे जो इंटरप्रिटेशन होते हैं वो सारे चीजें यहाँ पे होती हैं। ठीक है, ये हमने थैलेमस डिस्कस कर लिया, कि थैलेमस का शेप एंड साइज, लोकेशन क्या होता है, कंसिस्टिंग पार्ट क्या होता है। फिर उसके बाद फंक्शंस पढ़ लिए, फंक्शंस कैसे कैसे काम करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में लिखी हुई हैं। आप बुक खरीदेंगे, बुक में बहुत अच्छी से चीजें लिखी हुई हैं। बाकी कोई आपको क्वेरी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने का बहुत ही जल्द से जल्द कोशिश करेंगे, और एक सुटेबल रिप्लाई आपको देंगे, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी और आपका नॉलेज और ज्यादा इनहेंस हो सके। फिर उसके बाद हाइपोथैलेमस पे आता है। हाइपोथैलेमस क्या होता है, मतलब ये आलमंड शेप का होता है। आलमंड मतलब बादाम। ठीक है, बादाम के शेप का होता है, और कहां पे होता है, जस्ट थैलेमस के नीचे। हमने पहले भी पढ़ा ना, उसका लोकेशन ध्यान से देखा। ठीक है, अब ये क्या करता है, एक वेंट्रल फॉर्म करता है। वेंट्रल मतलब फ्रंट, ठीक है, सबसे आगे वाला इलाका। ठीक है, तो डाइंसेफेलॉन का, किसका, डाइंसेफेलॉन का, ये क्या करता है, मतलब एज अ प्राइमरी गैंग्लियन की तरह वर्क करता है। मतलब जो सबसे प्राइमरी गैंग्लिया हमने पढ़ा ना, तो सबसे प्राइमरी गैंग्लियन की तरह वर्क करता है, किसमें, एएनएस,
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमने पहले भी पढ़ा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है, मतलब फर्स्ट सेम में हमने ये चीज पढ़ी थी। तो अगर आपको याद है तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जितना भी होता है उसमें काफी ज्यादा एक प्राइमरी गैंग्लियन की तरह वर्क करता है, ठीक है। और क्या करता है, सेवरल विसरल एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, मतलब जितने भी विसरल और मतलब ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उनको अच्छे से कंट्रोल करता है, ठीक है। अब उसके बाद ये मतलब क्या करता है स्ट्रक्चरली, मतलब इसमें एक इनकम्पासेस ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल के फ्लोर पे होता है, एंड स्ट्रक्चर जो उसका होता है वो इंटरपेंडिकुलर फोसा के लगभग होता है, ठीक है। लेटरल वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल इंफीरियर टू हाइपोथैलेमिक सल्कस, ठीक है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चरली इनकम्प्रेस, मतलब कहां पे क्या प्रेजेंट होता है, मतलब लोकेशन की बातें हो रही हैं कि कहां पे कौन सा प्रेजेंट होता है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, फ्लोर ऑफ थर्ड वेंट्रिकल हमने पहले भी पढ़ा कि वो थर्ड वेंट्रिकल के पास में होता है। आगे स्ट्रक्चर में हमने ध्यान से देखा इसके बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में। अब इसके पार्ट दिए हुए हैं कि हाइपोथैलेमस में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो यहाँ 3 मेन पार्ट दिए हुए हैं। ऑप्टिक पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, ट्यूबुलर पार्ट दिया हुआ है एंड मैमेलियर पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। ये 3 पार्ट है। अब आप इसके नाम से भी सिंपल सा पढ़ सकते हैं। ऑप्टिक ऑप्टिक मतलब ऑप्टिक नर्व्स, मतलब आंख से रिलेटेड होगा, तो वो एक आपको फंक्शंस का भी आइडिया लग जाएगा कि वहां पे क्या हेल्प हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे द न्यूक्लियाई ऑफ द ऑप्टिक पार्ट इंक्लूड्स सुपरेटिंग न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि कहाँ पे होता है, सुपीरियर टू ऑप्टिक चाइप्सा, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद फिर पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस आता है, जिसमें क्या होता है, जस्ट सुपीरियर, वो उसके जस्ट सुपीरियर होता है, जिसके सुपेरा ऑप्टिक जो न्यूक्लियस होता है उसके जस्ट ऊपर रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर ट्यूबुलर पार्ट आ गया। फिर ट्यूबुलर पार्ट में क्या होता है, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस होते हैं, फिर डोर्सोमेडियल न्यूक्लियस होता है, और ट्यूबुलर न्यूक्लियस होता है। अब इसकी पोजिशनिंग यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, उनकी पोजिशनिंग दी हुई है कि कैसे कहाँ पे कौन सी चीज प्रेजेंट रहती है, ठीक है। और उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे फंक्शंस का। फंक्शंस किसके, हाइपोथैलेमस के। अब इसमें देखेंगे फंक्शंस ऐसे पॉइंट टू पॉइंट दिए हुए हैं, तो हम उसी पे डिस्कस करेंगे, बाकी आगे का मैटर हम छोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। रिलीज ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द एंटीरियर पेट्यूटरी। एंटीरियर पेट्यूटरी से हार्मोन्स रिलीज कराना, मतलब जैसे हमने पढ़ा कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सबथैलेमस और जो भी हाइपरथैलेमस, एपिथैलेमस, सॉरी। तो ये चारों के चारों एक तरीके से एंडोक्राइन सिस्टम में कहीं ना कहीं इनबिल्ट होते हैं, मतलब उसके साथ जुड़े होते हैं कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। ये दोनों के बीच में एक हेल्पिंग बॉडी होती है, तो कहीं ना कहीं इनका काम हार्मोन सिक्रीशंस में आएगा, जैसा कि यहाँ पे हमने पढ़ा इसके फंक्शन में, रिलीज ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम एंटीरियर पेट्यूटरी। जो एंटीरियर पेट्यूटरी है उससे हार्मोन्स का सिक्रीशन कराना, ये इनका एक काम है, ठीक है। फिर उसके बाद रिलीज ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पोस्टीरियर पेट्यूटरी, मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों जगह से हार्मोन सिक्रीशन कराना इन अ सर्टेन कंडीशन, ठीक है, वो उनका काम है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, कंट्रोल ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जैसा हमने पढ़ा कि ये प्राइमरी गैंग्लियन की तरह काम करते हैं एएनएस में, सेम चीज यहाँ पे, मतलब वो कंट्रोल करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं, जितने भी एएनएस की एक्टिविटी होती है वो किसके द्वारा होती है, हाइपोथैलेमस के द्वारा होती है। अब यहाँ पे देखेंगे टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है, बॉडी की टेम्परेचर अप हो रही है, डाउन हो रही है, उसको बैलेंस करना है, कितना टेम्परेचर रखना है, ये सारी की सारी चीजें हाइपोथैलेमस का काम है, ठीक है। टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है। रेगुलेशन ऑफ फूड एंड वाटर इनटेक, आपको कितना पानी लेना है, कितना पानी मतलब एक्सक्रीट आउट होगा, या फिर कितना खाना खाना है, ये सारी चीजें होती है। जैसे आप बोलते हैं ना खाना खाने के बाद कि पेट भर गया, तो वो पेट भर गया का कमांड कौन देता है, हाइपोथैलेमस की तरफ से जाता है कि कितना चाहिए हमें, भूख लगी है तो इतना खाना है, कितना खाना है, कब रोकना है, ये सारी सारी चीजें कौन करता है, हाइपोथैलेमस। उसके बाद सेक्सुअल बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन में के टाइम पे कौन सा हार्मोन, जैसे आप एस्ट्रोगेन मतलब एस्ट्रोजन एंड प्रोस्ट्रोजन होता है, वो सिक्रेशंस में हेल्प करता है, तो वो सारा का सारा भी काम किसका होता है, हाइपोथैलेमस का होता है, ठीक है। उसके बाद सर्केडियन रिदम है, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, ठीक है, मतलब अ साइकिल ऑफ 24 आवर्स, उसमें एक तरीके का साइक्लिक वेरिएशंस होता है कि बॉडी कब किस जगह पे कौन सा वर्क करेगी। जैसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था हमने कि बायोलॉजिकल क्लॉक को एक मतलब एक सेंटर्ड इसमें दिया था, जैसे भूख लगने की टाइमिंग हो गई, बायोलॉजिकल क्लॉक हो गई, कब खाना खाता है इंसान, तो उसका एक बॉडी अपने तरीके से एक मेंटेन कर लेता है कि हमें इस टाइम पे इस चीज को काम करना है। सो वो कहीं ना कहीं हम इस चीज को रेफर करते हैं कि बायोलॉजिकल क्लॉक कैसे काम करेगा। फिर उसके बाद एपिथैलेमस। एपिथैलेमस क्या करता है, बहुत ही स्मॉल रीजन ब्रेन का ऑक्यूपाई करता है ये,
और ये कहाँ पे होता है, जो थैलमस होता है उसके जस्ट पोस्टीरियर और सुपीरियर में होता है, ठीक है, मतलब पीछे और थोड़ा सा ऊपर। कंप्राइज ऑफ किसके, पीनियल ग्लैंड एंड हैबिनुलर न्यूक्लियाई, ये दो तरीके के हमने वहां भी पढ़े थे और यहाँ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, सेम चीज। तो पीनियल न्यूक्लियाई, पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं, ये बहुत ही स्मॉल एंड सबसे छोटा एंडोग्राइन होता है, ठीक है, सबसे छोटा नहीं मतलब बस छोटा होता है, ठीक है, एक पी जैसा होता है, इसलिए पीनियल इसको बोलते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो कि कहाँ पे, ब्रेन में पाया जाता है, और ये रूफ से थर्ड वेंट्रिकल के रूफ से अटैच होता है इन द मिड लाइन, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, एक एंडोक्राइन भी बोलते हैं, जो कि क्या करता है, हार्मोन सिक्रेट करता है। कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या काम करता है, रेगुलेशंस ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल्स में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे हमने पढ़ा ना रिप्रोडक्शन, तो वो उसका हार्मोन्स यहाँ पे सिक्रेट होता है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। द हार्मोन्स इज आल्सो रिलेटेड टू द कंडीशन ऑफ स्लीपीनेस एंड वेकफुलनेस। मतलब मेलाटोनिन आपने सुना होगा, मेलाटोनिन की बहुत सारी अब गमीज आती हैं, बहुत सारे ऐसे नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बहुत सारे पार्ट मतलब टाइप्स आते हैं, जो कि नींद में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, आपकी अच्छी नींद आए, तो उसके लिए मेलाटोनिन की टैबलेट्स अब दी जाने लगी, क्योंकि ये काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, और इससे बहुत ज्यादा दिक्कत होती नहीं है इंसान को नॉर्मली, मतलब नींद आ रही है तो अच्छी नींद आती है, ये इफेक्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हैबिनल न्यूक्लियाई हो गया। इसमें क्या है, दीज न्यूक्लियस प्लेज एन रोल ऑफ ऑल्फैक्शन, पर्टिकुलरली इन द रेगुलेटिंग ऑफ स्मेल एंड फ्रेग्रेंस एंड इमोशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। मतलब आपने कुछ बहुत अच्छा स्मेल किया तो फिर आपका फेशियल एक्सप्रेशन अच्छा हो जाता है, ठीक है। आपने कुछ गंदा महसूस किया तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन वैसा हो जाता है। तो ये सारा काम किसका होता है, हैबिनल न्यूक्लियाई का होता है। मतलब आप कभी ऐसा फंस गए कि जहां पे आपको अच्छा बोलना था वहां पे आपका बेकार सा मुंह बन गया, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। सॉरी, हाइपोथैलेमस नहीं, एपिथैलेमस, यहाँ भी दूसरा कोई मुर्गा बन रहा है। याद रखना चीजें कैसे करनी है और क्या दिक्कत होता है, ये चीज याद रखोगे लाइफ में भी काफी ज्यादा मजा आता है ये सब बायोलॉजी वगैरह पढ़ने में, कि अपनी वो चीजों के बारे में जानो कि ये कहाँ से हो रहा है, इसके लिए कौन सा स्पेसिफिक पार्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान से पढ़ोगे, थोड़ा इंटरेस्ट जगाओगे, मजा आएगा। बी फार्मा में इतना भी बोरिंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस के बारे में बात कर लें। फंक्शंस क्या होता है, एपिथैलेमस क्या करता है, रेगुलेट करता है ना सिक्रेशन ऑफ, हमने पहले ही पढ़ा ना, मेलाटोनिन को सिक्रेट करता है, वही बात बार बार। फिर उसके बाद रिलेटेड किससे है, इमोशनल रिस्पॉन्सेज टू ऑल फैक्शन, जितने भी हम फ्रेग्रेंसेस इनहेल कर रहे हैं वो सारी चीजें। अभी देखो, ये बुक की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है सिलेबस की वजह से। हमें वो चीज यहाँ भी देना पड़ता है, वो इसलिए क्योंकि एक स्पेसिफिकेशन रहे कि एक्चुअल में क्या होता है। अब वहां पे हम एक सेंटर पार्ट बता रहे हैं, यहाँ पे हम एक जनरल पार्ट बता रहे हैं कि एक जनरल फंक्शंस क्या क्या होंगे। फंक्शंस देना पड़ेगा, क्योंकि आप ही लोगों में से कुछ लोग हैं वो उधर का नहीं पढ़ेंगे, बस नाम याद कर लेंगे, और फिर हमें फंक्शंस नहीं देंगे तो फंक्शंस वो पढ़ेंगे नहीं, तो फिर बाद में एग्जाम में बोलोगे यार पढ़ लिया होता। सो एपिथैलेमस हो गया, फिर सब थैलेमस हो गया। अब सब थैलेमस पे हम आते हैं। सब थैलेमस क्या होता है, एक पार्ट होता है डायएन्सेफेलॉन का, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है बहुत मोस्ट प्रोमिनेंट होता है स्ट्रक्चर किसका, सब थैलेमस का, क्योंकि इसमें सब थैलेमिक न्यूक्लियाई होता है, जो कि कहां पे प्रेजेंट होता है, लिटरली टू हाइपोथैलेमस से और वेंट्रली टू थैलेमस। हमने देखा था ना इसकी पोजीशनिंग, जो सब थैलेमस था वो कहां पे था एग्जैक्टली, वो चीज हमेशा याद रखिएगा। अगर आपको नहीं अभी याद है, पीछे जाके वीडियो में वो चीज देख लीजिए, अच्छे से याद रहेगा तो बहुत अच्छा समझने में आनत होगा। अभी जैसे ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें अगर आपने वो याद कर ली, लेटरली, पोस्टीरियर, जो हमने डेफिनेशन बॉडी के पोस्चर्स हैं वो सारे के सारे चैप्टर फर्स्ट में हमने डिस्कस किया है, एचएपी फर्स्ट के, तो वो चीज हमेशा याद रखिएगा। नहीं है तो फिर से पढ़ लीजिए, आगे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि आपकी लोकेशनिंग आपको पता रहेगा ना कि यहाँ पे है। तो अभी जैसे यहाँ पे इसके यहाँ जैसे हमने ये लाइन खींची, यहाँ पे कोई चीज ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, अभी इसको मुझे लोकेशन बताना है, ये थोड़ा ना बोलेगा बिहाइंड द लाइन, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो इसमें हमें लिखना पड़ेगा ना कि किसके पोस्टीरियर है, कितना एंटीरियर है, किसके सुपीरियर है, ये सारी चीजें लिखेंगे, 4-5 लाइन वैसे ही बन जाएगा। कभी कभी एग्जाम में नहीं आता तो ये सब चीजें बहुत वर्क करती हैं, तो ध्यान से अच्छे से पढ़ लो चीजें, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। सब थैलेमस हो गया, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब ये क्या करता है, एक तरीके का पार्ट फॉर्म करता है किसका, एक्स्ट्रा पैरामिडियल मोटर सिस्टम जो होता है हमारी इसमें जो प्रेजेंट होता है, उसके लिए एक तरीके का क्या करता है, एक पार्ट फॉर्म करता है कि वो चीज स्मूथली रन कर पाए, ठीक है। फिर इसके फंक्शंस पे जाएंगे। एग्जैक्ट फंक्शन जो होता है अभी वो डायरेक्टली तो पता नहीं है, ठीक है, सच्चाई यही है कि डायरेक्टली पता नहीं है, बट इन द फंक्शंस, क्योंकि ये क्या काम करता है,
इसका ये सारी चीजों में हेल्प करता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि इंपॉर्टेंट, मतलब उनका खुद का उतना ज्यादा रोल नहीं होता, बट दे आर इंपॉर्टेंट, मतलब वो किसी ना किसी तरीके से किसी को कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं, कुछ और हेल्प करते हैं। जैसे आपके कॉलेज के हो गए, सपोज दैट हम प्यून को ले लेते हैं कॉलेज के, तो उनका उतना इंपॉर्टेंट एजुकेशनल में है नहीं, बट वो कहीं ना कहीं टीचर्स को हेल्प करते हैं कि वो उनका बाकी चीजें शेड्यूलिंग अच्छी रहे, कि पानी और आपका बेल बजाना ये वो, तो उस इन्वायरमेंट में हेल्प करते हैं। तो कहीं ना कहीं सबथैलेमस भी वैसा ही है, इसका डायरेक्टली कोई रोल नहीं है, बट ये काफी ज्यादा हेल्प करता है इन मोटर एक्टिविटी, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम को रेगुलेट करने में, मोटर एक्टिविटीज में हेल्प करता है, ये सारी चीजें में बहुत ज्यादा हेल्प करता है सबथैलेमस। तो सबथैलेमस का कुछ रोल वैसा ही है ब्रेन में, बट इसका इंपॉर्टेंट रोल किसमें, एंडोक्राइन सिस्टम में, हमने पढ़ा था, याद है। ये हो गया आपका ब्रेन, ठीक है। अब ब्रेन आपका यहाँ पे खत्म होता है, सारे पार्ट खत्म हो गए, उसके हमने एनाटॉमी पढ़ ली, फिजियोलॉजी पढ़ ली, सारा सब कुछ पढ़ लिया है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, अगला हम स्टार्ट करेंगे ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में, ठीक है। अब इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है, कैसे होता है, क्या काम करता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, होता ही क्यों है, क्यों इसकी जगह पे कुछ दूसरा नहीं हो सकता, ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, पूरी कहानी हम समझेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। सो आज के लिए थैंक यू, और देखते रहिए ठाकुर पब्लिकेशन, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी बताइए कि ठाकुर पब्लिकेशन ने ये स्टार्ट किया है, हम बुक भी बनाते हैं, आप बुक वहां से खरीद सकते हैं ठाकुर पब्लिकेशन की वेबसाइट से, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया होगा। सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।